हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन जो करा रहा था, और वो मैं करा रहा था बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर सॉल्व करा रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 और सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडी। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं सारे पेपर का सॉल्व कराऊंगा, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी टीआरई 1 ही चल रहा था, उसमें बिजनेस स्टडी में आप लोगों को केवल 40 क्वेश्चन टीआरई 1 का कराए थे, 40 क्वेश्चन शेष बचा हुआ है आप लोगों को बिजनेस स्टडी का, वो भी आज फाइनल करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद टीआरई 2, फिर उसके बाद टीआरई 3, 40 क्वेश्चनों का सीरीज कराएंगे। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन कम से कम दबा दीजिए, ठीक ना? अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआर 4 का, तो उसके लिए कुछ कोर्स स्टार्ट है, जिसमें से हमारे कोर्सेस हैं बिजनेस स्टडी है और अकाउंट्स के हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, जैसे महाशिवरात्रि की जैसे 2-4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी समय विलंब हुआ और बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ रहा था कि भाई की इंटरप्रेन्योरशिप का नहीं स्टार्ट हुआ। तो भाई इंटरप्रेन्योरशिप तीनों सब्जेक्ट एक साथ देना पॉसिबल उतना नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। और बहुत ही लो प्राइस में ही है, ठीक ना। इस पर क्या क्या मिलेंगे आपके सारे डिटेल्स आपके दिए गए हैं, और जिन बच्चों को हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सीधे हम लोग आते हैं सीधे हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो हम लोग का क्वेश्चन था बीपीएससी टीआरई 1 का, और हम लोग पहुंचे थे 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा 41 स्टार्ट होता है। एक सेकंड, ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक भागीदार मीन्स साझेदार, एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है, मतलब मालिक और नौकर दोनों है, एजेंट और मालिक दोनों है। साझेदारी की उस विशेषता को पहचाने जिसका यहां उल्लेख किया गया, मतलब कह रहा है कि एक कोई भी साझेदार, भागीदार लिखा है लेकिन भागीदार को ही साझेदार कहा जाता है, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है, साझेदारी की उस विशेषता को पहचाने जो जिसका उल्लेख यहां पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या सदस्यता साझेदारी की विशेषता है, आपसी एजेंसी विशेषता है, जोखिम वहन विशेषता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये तो दोनों होगा ही। यहां पे कह रहा है कि उस विशेषता को पहचाने जिसका यहां उल्लेख किया गया, तो भाई सभी साझेदार मालिक और नौकर होने दोनों के साथ साथ वो जोखिम वहन करता भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैधानिक निगमों का मतलब है स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब वैधानिक निगमों के बारे में दिया गया है कुछ डिटेल, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि वैधानिक निगम जो होता है वो पब्लिक इंटरप्राइजेज होती है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल, वैधानिक जो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है वो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा आते हैं और ये पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है। ऑप्शन नंबर ए सही दे रहा है। थोड़ा दूसरा भी देख रहे हैं, वैधानिक उद्यमों के कर्मचारी सिविल सेवक है, बिल्कुल नहीं, सिविल सेवक होना जरूरी नहीं है। वैधानिक उद्यम सरकारी विभागों पर लागू समान लेखांकन और लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं के अधीन है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है कि इसकी स्थापना जो होती है संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
बीमा के अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत की व्याख्या। देखिए ये बीमा के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया कि पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्लाज है जो बीमा के अत्यंत सद्भावना सिद्धांत की व्याख्या करता है। सद्भावना का सिद्धांत की व्याख्या करने का मतलब क्या है कि प्रीमियम की गणना प्रस्ताव प्रपत्र के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ना भाई, इसका मुख्य संबंध इस बात से है कि हानि या क्षति कैसे होती है, ये भी उतना सटीक नहीं है। अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ईमानदारी से कार्य करने का कानूनी दायित्व होता है। हमको यही सही लग रहा है कि कह रहा है कि सद्भावना का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब बीमादार और बीमादाता में जो अनुबंध होता है, वहां अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ईमानदारी पूर्वक, सद्भावना का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का एक कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी दायित्व होती है। ये हमारा सद्भावना का सिद्धांत है। सिद्धांत तो इसके कई हैं, लेकिन पूछ रहा है सद्भावना का। सद्भाव का मतलब है कि ईमानदारी पूर्वक, भाईचारे से, अच्छे संबंधों के द्वारा मतलब, और कानूनी दायित्व का पालन करना भी वो बीमा का अत्यंत सद्भावना सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी कुछ गतिविधियों को जो पहले से आंतरिक रूप से की जाती है किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध करने की संदर्भित करता है। ध्यान दीजिएगा, अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है, कुछ 4 शब्द दिए गए हैं, 3-4, जो अपनी कुछ गतिविधियों को पहले से आंतरिक रूप से की जाती है, जो उसकी कुछ एक्टिविटीज होती है आंतरिक रूप से की जाती है, तथा किसी तीसरे पक्ष को अनुबंधित करने को संबंधित, मतलब किसी थर्ड पार्टी को कहता है कि हम आपको काम पे यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो बीपीओ तो होगा नहीं, ई बिजनेस होगा नहीं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, एक कोई कंपनी गवर्नमेंट से या किसी अदर संस्था से अनुबंध करती है और किसी थर्ड पार्टी को वहां पे काम पर लगाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। तीसरे पक्षकार लिखा है ना, तो यहां ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा 1 सेकंड, सही। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही क्या है, अच्छे व्यक्ति की मानसिक सामग्रियों की नैतिक और सदाचार मूल्य कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे अच्छे व्यक्ति की जो मानसिक सामग्री होती है, दिमागी उपज होती है, उसे नैतिक और सदाचार मूल्य कहा जाता है। थकान के कारण कौशल टिक नहीं पा रहे हैं, ये भी सही है। ईमानदारी और गंभीरता का अंतिम प्रमाण किसी कार्य में चरित्र की अखंडता और समझौता न करने वाला जोड़ है। उपयुक्त में से ये भाई तीनों ऑप्शन ऊपर वाले ये सही दिख रहे हैं। 46 नंबर देखिए, ये स्टेटमेंट है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवसाय वनों की कटाई को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। कह रहा है क्या व्यवसाय वनों की कटाई कर अपना इन्वायरमेंट को सुनिश्चित कर सकता है। और दूसरा कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवसाय द्वारा सीवेज निपटान की वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई जा सकती है। कह रहा है कि सही तरीके से इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए व्यवसाय द्वारा सीवेज निपटान, मतलब सीवेज जिससे पानी की निकासी की जाती है, कि वैज्ञानिक तकनीक उसके लिए अपनाई जाती है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो भाई देखिएगा, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय वनों की कटाई को अपनाकर पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर सकता। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, तो इसमें से क्या दिख रहा है दोनों कथन 1 और 2 सही है, बिल्कुल गलत। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, यही सही है। सेकंड कथन हमारा सही है, बाकी तो नीचे वाले से कोई नहीं, वो ऊपर वाला मिल गया। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला 47 नंबर। 47 नंबर में क्या कह रहा है, कंपनियों का रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण के लिए, कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एक CIN नंबर आवंटित करता है। तो पूछ रहा है CIN का पूरा नाम क्या है, मतलब क्या नाम है। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही है। CIN का पूरा नाम होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जितनी भी कंपनियां होती है उसको रजिस्ट्रेशन जब मिल जाता है उसके साथ साथ एक और नंबर लेना रहता है जिसको CIN नंबर कहा जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरह उसमें जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं तो उनको DIN लेना पड़ता है, डीन, जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। डायरेक्टर के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोत, मतलब इंटरनेशनल जो हमारा फाइनेंशियल सोर्सेस है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो वित्तीय स्रोत है, पैसे के प्राप्ति के साधन है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए। कथन क्या है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR एक बैंक प्रमाण पत्र है जो किसी विदेशी देश में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों के द्वारा जारी किए। कह रहा है कि जो GDR है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, एक बैंक प्रमाण पत्र है जो किसी विदेशी देश में शेयरों के लिए अधिक से अधिक देशों के द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, GDR अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट है और इस ADR के बिल्कुल समान है। ये पीछे पढ़े होंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, उसमें जो GDR है वो अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है जो ADR के बिल्कुल समान होता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड कथन गलत है, ये तो दोनों कथन गलत है ही नहीं है। पहला कथन और दूसरा कथन सही है, ठीक ना। एक सेकंड, ये दूसरा तो 100% सही है। इसमें क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR एक बैंक प्रमाण पत्र, बिल्कुल ये सही है। ये बैंक का एक सर्टिफिकेट है जो किसी विदेशी देश में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों के लिए जारी किया। दोनों ही ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे जानना है कि GDR क्या है। ये एक अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। वो ADR, भारत में जो ADR है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुसार या उसके समान है। अब जो GDR होता है ये एक बैंक का सर्टिफिकेट होता है जिसके द्वारा दूसरे देशों से हम पैसे या वित्त की प्राप्ति करते हैं। दोनों ही ऑप्शन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में क्या कह रहा है, खुदरा दुकानों, जो फुटकर रिटेलर मतलब बिजनेस है या दुकान है, का नेटवर्क है। खुदरा दुकानों का नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क क्यों, तो देखें वो फुटकर दुकानों की संख्या लाइनें हजारों की संख्या में रहती है, जो मानवकृत और ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में काम करने वाले निर्माताओं द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो खुदरा दुकानें हैं वो बहुत सारे दुकानों का एक नेटवर्क है। क्यों, क्योंकि मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे सारे फुटकर दुकानें रहेंगे, कहीं एक होलसेल रहेगा तो उसमें 100 वहां पे फुटकर दुकानें रहेंगी। कह रहा है कि मानकृत और ब्रांडेड, जो मतलब स्टैंडर्ड लेवल की चीजें हैं, कंपनियां हैं या ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके सामानों को उपभोक्ता के उत्पादों को वहां पे क्या करता है, वो पहुंचाता है उपभोक्ता के पास। और किसके सामानों को पहुंचाता है, निर्माताओं माने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके सामानों को उपभोक्ताओं को पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उपभोक्ता सहकारी भंडार, चेन स्टोर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा चेन स्टोर। क्यों, क्योंकि खुदरा दुकानों का नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है कि लाइन से ऐसे देखे होंगे, किसी मान लीजिए ये रोड निकल कर जा रही है और लाइन से देखेंगे तो ये क्या है दुकानें हैं, फुटकर दुकानें, इसको चेन स्टोर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका चेन स्टोर का प्रयोग मतलब है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, जिस तरह मान लीजिए शॉपिंग मॉल वगैरह देखे होंगे, उस शॉपिंग मॉल में क्या होता है, बहुत सारे एक के बाद एक सीक्वेंस में दुकानें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा चेन स्टोर्स। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवसाय वाले चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। कह रहा है WTO के बारे में विचार कीजिए। WTO के बारे में क्या सही है क्या गलत है। WTO सदस्य देशों को विकासशील और विकसित के रूप में वर्गीकृत करता है। मतलब WTO जो है
वो विश्व के जितने भी डेवलप कंट्री है और अनडेवलपमेंट कंट्री है, मैंने विकसित और विकासशील जो देश है, उनको कह रहा है दो अलग अलग भागों में बांटता है। WTO एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है। मतलब ये कह रहा है कि जो WTO होता है विभिन्न प्रकार के विवादों को निपटाने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। दो ऑप्शन हो गया। तो इसमें से हमको तो ये लग रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है ये तो गलत दिख रहा है, लेकिन खैर आगे पढ़ते हैं। WTO में विकासशील देशों का दर्जा कुछ अधिकार लाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो WTO का तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो WTO है वो विकासशील देशों का एक विकासशील देशों को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है कि जो WTO है व्यापार से संबंधित, मतलब विदेशी व्यापार से संबंधित जो समस्या या विवाद या कठिनाइयां होती है उसको निपटाने का भी काम करता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर दे रहा है कि WTO सदस्य देशों को विकासशील और विकसित के रूप में वर्गीकृत करता है। मतलब WTO ये नहीं कहता है कि भाई कि आप विकासशील देश हैं और विकसित देश है, उससे मतलब इसका कोई संबंध नहीं होता। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्या है, ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। अंगणितीय माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, दूसरी भाषा में इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। इसमें पूछ रहा है कि सूत्र कौन सा सही है। अंगणितीय माध्य का सूत्र प्रक्षेपण के मानों का कुल योग, मतलब समझिएगा x बार का जो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा x अपॉन होता है n। कह रहा है कि प्रक्षेपण को मानों का कुल योग, मतलब सिग्मा x का मतलब क्या होता है, टोटल आपकी जो वैल्यू है वो का योग प्रक्षेपणों की कुछ संख्या से विभाजित करने का प्राप्त होता है। अर्थात n इक्वल टू होता है टोटल नंबर। ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। मतलब कह रहा है कि अंगणितीय माध्य समांतर माध्य वह माध्य है जो कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या से विभाजित करने के बाद प्राप्त होता है। थोड़ा सा हिंदी वर्ड इसका डिफिकल्ट है, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ही सही है। अगला क्या है 52 नंबर। 52 नंबर में कह रहा है कि डॉट डॉट दिया गया है, इससे छोटे प्रक्षेपणों की संख्या उससे बड़े प्रक्षेपणों की संख्या के समान होती है। किसके, माध्यिका, बहुलक, माध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, किसका होती है, छोटे प्रेक्षणों की संख्या और उससे बड़े प्रेक्षणों की संख्या के समान होती है। भाई ये माध्यिका है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रकीर्णन डिस्पर्शन जिसको कहा जाता है वह माप है जो केंद्रीय मान के विचलनों के संकेतों को नजरअंदाज करता है। तो माध्य प्रकीर्णन माने डिस्पर्शन के अंतर्गत आपके मानक विचलन तो है ये नहीं, कह रहा है कि विचलनों के संकेतों का नजरअंदाज करता है। विचलनों के संकेतों का मतलब है, विचलन मतलब होता है dx मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन में क्या होता है, कुछ चीजें हमारी प्लस में आती है और कुछ चीजें हमारी माइनस में आती है। तो कौन सा ऐसा माध्य है जो हमारे डेविएशन में जो प्लस और माइनस आती है, माने ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह आती है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मानक विचलन में तो रखा जाता है, चतुर्थक विचलन में रखा जाता है, माध्य विचलन में मीन डेविएशन में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी। अगला ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 54 नंबर। इसमें कह रहा है कि वह समय अवधि जिसके लिए एक सूचकांक निर्धारित किया जाता है कहलाती है। वो कौन सी समय अवधि है जिसके लिए हम एक इंडेक्स निर्धारित करते हैं, बताइए। आधार अवधि, सामान्य अवधि, वर्तमान अवधि, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी अवधि होती है। कभी भी सूचकांक जब ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए एक समय अवधि जिसके लिए सूचकांक निर्धारित किया जाता है तो वह उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए होता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी हम इंडेक्स निकालते हैं तो इंडेक्स का हमारा फार्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100।
अब यहाँ पे P1 का मतलब होता है परजेंट वैल्यू, परजेंट जो वैल्यू है वो। अब P0 का मतलब होता है कि बेस वैल्यू, बेस वैल्यू या बेस ईयर, अब मल्टीप्लाई होता है 100, तो आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। पी और ये छूट गया है क्या, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू यहाँ ना लिख के यहाँ लिखे, पी और क्यू की वर्तमान आयु 6.4 के अनुपात में दर्शाया गया। 5 वर्ष पहले उसकी आय का अनुपात इतना था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पी और क्यू का वर्तमान जो आयु है 6:4 है, लेकिन 5 साल पहले उसकी आयु 5:3 थी। तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में उन दोनों की पी एंड क्यू की आयु क्या होगी। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 30 और 20 वर्ष होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो अपना सॉल्व कर लेंगे। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ वाले पे ज्यादा फोकस आप नहीं करेंगे। लिखा है कि अल्फा और बीटा प्रत्येक ने 10% प्रति वर्ष समान ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। मतलब कह रहा है अल्फा बीटा ने 10,000 रुपया निवेश किया 2 साल के लिए, और दोनों ने 10,000 रुपया 2 साल के लिए, और 10% उस पर साधारण सामान्य ब्याज है। सामान्य ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज है। निवेश सालाना चक्रवृद्धि होता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और अल्फा का निवेश साधारण ब्याज पर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि बीटा का जो ब्याज है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो अल्फा का ब्याज है वो हमारा साधारण ब्याज है। कह रहा है कि बीटा और अल्फा में कितनी अधिक राशि प्राप्त हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। भाई अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा को क्या निवेश किया, साधारण ब्याज। तो भाई 10,000 रुपया है, इस पर मान के चलिए कि 10% के रेट से 1,000 रुपया हुआ 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। ये किसका है भाई, अल्फा का। अब हमारे जो बीटा हैं इनका क्या है, 10,000 रुपये है, 1 साल का ब्याज इस पर लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा ये 11,000। फिर इस पर 10% लगेगा तो बराबर 1,100 हो जाएगा। तो इसका टोटल हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। यदि ब्याज की हम बात करें तो कितना ब्याज हो जाएगा इसका, 2,100 रुपया हो जाएगा। हो गया ना। अर्थात दोनों का जो डिफरेंस पता करें तो हमारा कह रहा है कि 100 रुपया होगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेक इवन, बीईपी। बीईपी मतलब समझते हैं ना, ब्रेक इवन विश्लेषण में सुरक्षा का मार्जिन क्या है। बीईपी का मतलब होता है कि ऐसा एक बिंदु जहां पर उत्पादक को न लाभ हो न हानि हो, तो ऐसे बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा है ब्रेक इवन एनालिसिस में सुरक्षा का मार्जिन, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको कहा जाता है। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है कि एमओएस इक्वल टू होता है एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बिक्री, ठीक ना, बिक्री सम, वास्तविक बिक्री यहाँ पे देखिए ये बिक्री नहीं है, माइनस सम विच्छेद बिंदु मतलब बीपी सेल, बीपी बिक्री है। थोड़ा सा ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो वही क्वेश्चन ही पूछा होगा। मतलब एक्चुअल सेल में से जब बीपी सेल घटा देते हैं तो जो आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरित क्रांति, 58 नंबर क्या कह रहा है कि हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। और कहां पूछ रहा है कि सफल रही। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सफल रही, इसके अलावा और कहां सफल रही। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा एक उत्तर प्रदेश में भी सफल रही थी। 59 नंबर क्वेश्चन, नाम है बीएसटी लेकिन बीएसटी की तरह क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है।
देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर है, ठीक ना, पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है कि देश में जो गरीबी है उसको मिटाने के लिए भोजन और पोषण स्तर में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बताइए, देश में जो गरीबों के भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन और पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम अपनाया है। मध्याह्न भोजन योजना, बिल्कुल ये भी है। मिड डे मील योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो देखे होंगे राशन वगैरह मिल रहा है। एकीकृत बाल विकास योजना जैसे देखे होंगे आंगनबाड़ी वगैरह में मिलता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है, माने ह्यूमन जो कैपिटल के निर्माण की समस्या नहीं है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या भारत में मानव पूंजी निर्माण का मुख्य समस्याओं में से एक है, ठीक ना। बढ़ती जनसंख्या मानव पूंजी के निर्माण की मुख्य समस्याओं में से एक है, ये तो सही है। निम्न शैक्षिक मानक भारत में मानव पूंजी निर्माण की एक और समस्या है। लो हमारी एजुकेशन, ये भी है। प्रतिभा पलायन भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याओं में से एक है, ये भी है। उपयुक्त में से एक से देखिएगा भाई, मानव पूंजी के निर्माण की जो समस्या की जहां तक बात करें तो भाई ये चारों ही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यही नहीं समस्या पूछ रहा है, नहीं है। देखिएगा यहाँ पे समस्या नहीं है, तो ये तो समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, सारी समस्या है। ये ऑप्शन नंबर ई होगा भाई, ठीक ना। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूं एक बार, तो ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि ये भी मानव पूंजी के निर्माण की समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, सब है, अर्थात ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां नहीं ऑप्शन दिया। 61 नंबर क्वेश्चन में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब भारत के जो रूरल एरिया है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सही। संरचनात्मक बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। कह रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का मेन कारण है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं, शिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है, ये भी कुछ हद तक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो मैक्सिमम बेरोजगारी पाई जाती है वो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कुछ समय काम, बाकी समय आराम। इसका मतलब है कि ऐसी बेरोजगारी जो जिस पर आदमी दिखता तो है काम पर लगा है मगर वो काम पर नहीं रहता है, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला 62 नंबर 62 नंबर कह रहा है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र अटलांट आयोग, ठीक ना, अंकटाड आयोग है, ठीक ना, संभारिमता को किस प्रकार परिभाषित किया। पता नहीं कितना कठिन डिफिकल्ट वर्ड लिखा है। कह रहा है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने इस अंकटाड को किस प्रकार परिभाषित किया। तो कह रहा है कि विकास जो विकासशील देशों के हितों को अमीर देशों के हितों में को आगे रखता है, ऐसा विकास जो वर्तमान पौड़ी की कीमत पर भावी पीढ़ी की रक्षा करता है, विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। यही ऑप्शन सही दिख रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था अंकटाड है, कह रहा है कि यह विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने का जो काम करता है, ये 1987 से संयुक्त राष्ट्र जो आयोग गठित हुआ था उसमें इसको परिभाषित किया गया था। 63 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें
विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ज्ञान और कौशल की किसमें आवश्यकता होती है? पेशा, गैर आर्थिक गतिविधि, रोजगार, ये तो सभी लोग आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें विशिष्ट ज्ञान योग्यता की आवश्यकता होती है। पेशा, प्रोफेशन कोई भी होती है उसके लिए विशिष्ट ज्ञान योग्यता कला कौशल की जरूरत पड़ती है, बाकी के लिए उतनी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 64 नंबर में कह रहा है सहकारी समिति जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया? मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस कानून, किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो सहकारिता अधिनियम 1912 के अकॉर्डिंग की गई थी। ठीक है, अगला क्या है? कई देशों, क्या है 65 नंबर क्वेश्चन है कि कई देशों में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक एवं विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को कहा गया। ये विशाल है, ठीक ना। कई देशों ने, ये ने है, कई देशों ने अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक और विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को क्या कहा जाता है? बताइए। संयुक्त उद्यम ना, वैश्विक उद्यम कहा जाता है। ये वैश्विक उद्यम, वैश्विक ये वो है, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट यहां है CWC का पूरा नाम क्या है? CWC का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन, दोनों एक जैसा हो गया, क्या कहा जाता है? चलिए, ये बहुत सिंपल है, सारे बुक में मिल जाएगा। CWC का पूरा नाम, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। 66 नंबर आप लोग सॉल्व करके बताइए। 67 नंबर में क्वेश्चन है कि जब एक संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है, अर्थात एकाधिक बीमा के मामले में, तो बीमाकर्ताओं को नुकसान को किस अनुपात में साझा करना होगा? कहने का मतलब है कोई प्रॉपर्टी है, उसका बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, और यदि उस बीमाकर्ता को किसी कारणवश नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को किस अनुपात में साझा किया जाता है? क्वेश्चन हमारा ये है। प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में, कि जो बीमाकर्ता जिस हिसाब से जिस कंपनी को प्रीमियम देगा, क्या उस अनुपात में, इस समान अनुपात में, या सुनिश्चित राशि के अनुपात में? यही सही है, सुनिश्चित राशि के अनुपात में। क्यों मान के चलिए कि एक प्रॉपर्टी का बीमा यदि एक कंपनी में 1 लाख का किए हैं, दूसरे कंपनी में 2 लाख का किए हैं, तीसरे कंपनी में 3 लाख का किया है, तो जो उसका अमाउंट होगा उस रेशियो में उसकी हानि को साझा किया जाएगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली संबद्ध सेवा है? मतलब बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी सेवा है, ठीक ना। तो भाई लॉकर की सुविधा बैंक प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सही क्या है? हमियारी की सेवा, भंडारण की सेवा, ये दोनों ही सेवाएं प्रदान, तीनों ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका अंग्रेजी वर्जन रहता तो कंफर्म करके बता देते, ठीक ना। हमियारी का मतलब होता है, क्या नाम है, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। अगला है जानकारी को अपठनी प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने के कार्य को संदर्भित करता है। मतलब किसी भी जानकारी को अपठनी प्रारूप में, मतलब अपठनी मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, परिवर्तित करके उसे सिक्योर मतलब सुरक्षित रखने के कार्य को संदर्भित इसमें से कौन करता है? तो साइपर टेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी जो होता है, ये किसी चीज को जो लिखी गई है अपठनी प्रारूप में परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब प्लेन रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, उसको किसी विशेष पद्धति के द्वारा ही पढ़ा जाता है। अगला है ईडीआई का पूरा नाम क्या है? बहुत सिंपल है कि ईडीआई का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेट
टप्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यही सही है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 71 नंबर में सी, इसमें क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में निदेशकों की शक्तियां, अधिकार, पारिश्रमिक, योग्यता, कर्तव्यों को स्पष्ट चर्चा की गई है। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट या कौन सा ऐसा पेपर है, मतलब किस दस्तावेज में जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स के पावर, राइट्स, उसकी जो रेमुनरेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका उल्लेख किया गया है। वो कौन सी पुस्तक है, किस डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा गया, ध्यान दीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन का ज्ञापन, प्रॉस्पेक्टस, एसोसिएशन का लेख, मतलब एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी वर्जन है जिसको पार्षद अंतर नियम कहते हैं। 72 नंबर, 72 नंबर में क्या है, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास भरा जाता है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। कह रहा है जो प्रॉस्पेक्टस है उसके बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भरा जाता है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता में निवेश चाहती है, एक सार्वजनिक कंपनी, एक सार्वजनिक उद्यम, उपयुक्त में से एक सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। ये प्रॉस्पेक्टस है, ये इसके बदले में किसी कंपनी में रजिस्ट्रार के द्वारा एक फॉर्म के थ्रू भरा जाता है। तो कह रहा है उसे कौन पब्लिक करता है, तो भाई एक पब्लिक कंपनी इशू करती है जो जनता निवेश चाहती है। मतलब कि यदि वो पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है और हम आप जैसे शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में इस प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इस बात का उल्लेख रहता है कि कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर कैसे इशू करेगी, और शेयर होल्डर के लिए भी रहता है कि उसे कैसे परचेज करेगी, कैसे उसके टर्म्स ऑन कंडीशंस है। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंजीकरण के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है। मतलब यदि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कह रहा है कि कंपनी का प्रस्तावित नाम कब अवांछनीय माना जाता है, बताइए। यह मौजूदा कंपनी के नाम के समान हो, यदि इस नाम से पहले से ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही होती तो उस नाम को कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यह भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र आदि का प्रतीक है। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एथोराइज होते हैं, उस नामों को हम कंपनी के नाम में नहीं रख सकते हैं, तो इसे भी इस तरह के नाम रखे जाते हैं, तो उसे अवांछनीय माने जाते हैं। यह किसी मौजूदा कंपनी के नाम से काफी मिलता जुलता, यदि पहले से दूसरी कंपनी ऑलरेडी चल रही है और उसी से मिलता जुलता कोई और कंपनी का नाम रख दें तो भी अवांछनीय माना जाता है। इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी। अगला क्या है, एमएसएमई, एमएसएमई अधिनियम। मतलब एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एक्ट है जो मध्यस्थ स्तर और सेवा से संबंधित उद्यमों की परिभाषा, क्रेडिट, विपणन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। यह पूछ रहा है कि कब लागू हुआ, बताइए। एमएसएमई एक्ट आपका कब लागू हुआ, तो ये अक्टूबर 2006 में एक्ट के बारे में पूछ रहा है, कानून के बारे में। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी विशिष्ट कॉपीराइट और संचालन पर कड़े नियंत्रण के तहत किसी अन्य देश में सेवाओं के वितरण की अनुमति को कहा जाता है। मतलब कोई स्पेशल कॉपीराइट है या उसका संचालन पर, मतलब स्ट्रिक्टली एकदम कंट्रोल करने के लिए अन्य देश में सेवाओं के वितरण की इस प्रकार के परमिशन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि पहले से ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है, उसी के नाम पर दूसरे जगह पर हम उसकी प्रोडक्ट या उसी टाइप का वर्क करते हैं, लेकिन लेबल रहता है कंपनी का, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। खासतौर से इंस्टीट्यूशंस वगैरह के संस्थाओं में इस तरह का काम किया जाता है। 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
कि निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, ना ही लिखा है, नहीं है। कह रहा है कि निर्यात एक्सपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आईईसी नंबर, साख पत्र, बैंक खाता संख्या। अब देखिए यहां पे आपका क्रेडिट लेटर जो है, निर्यात लाइसेंस के लिए क्रेडिट लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट लेटर की तब जरूरत पड़ती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे व्यापारी के बारे में हम जानने के लिए, या बैंक से उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वो बिजनेसमैन कैसा है, उसके लिए साख पत्र की जरूरत पड़ती है, निर्यात लाइसेंस के लिए नहीं। तो साख पत्र इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डॉट डॉट किसकी स्थापना प्रशिक्षण अनुसंधान डेटा प्रसार प्रदान करके देश में विदेशी व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने का मुख्य उद्देश्य से की गई है। पूछ रहा है कि किस संस्था की स्थापना, किस संस्था की स्थापना। यहाँ डॉट डॉट का मतलब है किस संस्था की स्थापना प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने या डेटा का प्रसार प्रदान करने या विदेशी व्यापार प्रबंधन के लिए या पेशेवर बनाने के उद्देश्य से की गई है, वो कौन सी संस्था आपकी है। तो ध्यान दीजिए, निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ये देखिए IIFT, ठीक ना, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना इस तरह के प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि अंगणितीय रेखा ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया डेटा नया समझाने में मदद करता है। वो कौन सा डेटा है? अंगणितीय रेखा ग्राफ में दीर्घकालीन प्रवृत्ति, डेटा में मौसमीता, डेटा में चक्रीयता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिए 78 नंबर में ये आपका है सेंट्रल, उसका है क्या आपका टाइम सीरीज का ये क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का। अंगणितीय रेखा ग्राफ आपका उसमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति होता है जिसकी अंग्रेजी होती है ट्रेंड एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गरीबों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करना। जो हमारे गरीब हैं उनके बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करता है। वो कौन सी संस्था है जो गरीबों में बचत की आदत डालता है? तो इसमें से नाम दिया है भूमि विकास बैंक, एक तो होगा नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह, ठीक ना। ये जो स्वयं सहायता समूह खुले हैं ये ग्रामीणों में बचत की आदत के डाल के उद्देश्य से किए गए। 80 नंबर क्वेश्चन, एकल स्वामित्व का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? मतलब एकाकी व्यवसाय का, सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा लाभ है बताइए। तो सिंपल है, व्यवसाय शुरू करने में आसानी, पहला फायदा ये भी है कि जब चाहे तब एकल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उपलब्धि की भावना, उसका हमेशा आगे बढ़ने का भावना रहती है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, उसे डायरेक्ट इंप्रूवमेंट मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सही ऑप्शन है डी। तो इस तरह आपके कुल मिला के 80 क्वेश्चन बीपीएससी टीआर 1 के कंप्लीट हो गए बिजनेस स्टडी के। इसके बाद अकाउंट्स वाला भी बता देंगे, फिर उस टीआर 2 शुरू होगा, फिर टीआर 3, ऐसे ऐसे करके आपको सीक्वेंस है। अभी तो मान लीजिए नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और धीरे धीरे आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए क्योंकि कभी भी आ सकता है। एग्जाम तो अपने समय पे होगा, यदि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोग को सक्सेस होने में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। और अभी से पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दिए। बाय।